जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है, तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है, हर लाभार्थी तक पहुंचती है। बूथ जीता तो चुनाव जीते, इस मंत्र के साथ आप चुनाव के मैदान में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सहित 5 और राज्यों में भी शानदार सफलता प्राप्त करेगी। कौन सा पाप मैंने किया कि 1000 गौशाला मैंने बनाई? कौन सा गुना मैंने किया कि मैंने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली आपको दी? कौन सी गलती करी? मैंने पेंशन बढ़ाया, कौन सा गुना मैंने किया? हर बच्चे के लिए 1000 रुपए परिवार को दिया जाएगा। कक्षा 11वीं से 12वीं तक 1500 रुपए दिए जाएंगे। किसानों का कर्ज माफ होना फिर से शुरू होगा। आपकी एमएसपी गेहूं के लिए 2600 रुपए मिलेगा, धान के लिए 2500। मध्य प्रदेश के चुनावी संग्राम में अब सभी को इंतजार 17 नवंबर का है। नेताओं के पूरी ताकत झोंकने के बाद अब नजर मतदाता पर है। 2023 के चुनावी घमासान में कई मुद्दे आग की तरह सुलगे, लेकिन कुछ समय में धुएं की तरह ओझल भी हो गए। चुनाव से पहले सनातन और हिंदुत्व का मुद्दा गरमाया। भ्रष्टाचार पर बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार। मंडल कमंडल पर भी गरमाई राजनीति। हैवीवेट प्रत्याशियों का उतरना भी बना मुद्दा। मोदी के फेस से बीजेपी को मिली बढ़त। पार्टियों ने महिला फैक्टर को माना गेम चेंजर। चुनावी घोषणाओं से बदली चुनावी फिजा। कांग्रेस ने गारंटियां देकर खेला बड़ा दांव। बीजेपी ने संकल्प पत्र के जरिए बताया विजन। इमोशनल कनेक्ट से नेताओं ने ठोकी ताल। धुआंधार प्रचार के जरिए गरमाया चुनावी माहौल। ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि 2018 के चुनाव में जनता ने किसी को भी बहुमत नहीं दिया। फिर जनता ने 2020 की उठापटक भी देखी। दावों, वादों और घोषणाओं के बाद अब जनता क्या तय करती है, इसके लिए 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या 2023 के चुनाव में मतदाताओं की खामोशी चौंकाएगी? सवाल नंबर 2, एमपी के रण में महिलाओं को मिली प्राथमिकता कितना असर डालेगी? सवाल नंबर 3, क्या चुनाव में मुद्दे ना ठहरने का असर नतीजों में भी झलकेगा? और मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है नेताओं में जोश, मतदाता खामोश। मतदाता जब खामोश होता है तो नेताओं का जोश तो बरकरार रहता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात ज़रूर होती है कि आखिर इस खामोशी को डिकोड कैसे करें। डिकोड करना यानी इसे समझें कैसे, कैसे हम ये समझ पाएं कि ये चीज़ बेहतर है और हमारे पक्ष में जा सकती है या हमारे पक्ष में नहीं भी जा सकती है। मध्य प्रदेश में जो बंसल न्यूज़ की टीम भी घूमी तो हमने ये ज़रूर पाया कि चुनाव को लेकर कोई ऐसा भाव नहीं है कि कहीं लोगों के मन में कोई ऐसी नाराज़गी है, कहीं कोई बहुत गहरा पीड़ा का भाव है, लेकिन एक चुप्पी ज़रूर महसूस की गई। और उसका कारण आमतौर पर जो एक कॉमन परसेप्शन माना जाता है कि जब कांटे का मुकाबला होता है तो मतदाता जब वो खुद ये समझता है कि लड़ाई बहुत नज़दीकी है तो वो भी पत्रकारों की तरह या नेताओं की तरह, अब नेता ज़रूर दावे करते हैं लेकिन वो भी इंतज़ार करता है मीडिया की तरह, अनुमान लगाता ज़रूर है, लेकिन वो बोलने से बचता है क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसने कुछ बोला वो वैसा नहीं हुआ तो उसके मन में एक व्यवहारिकता का भाव रहता है कि भैया चुप रहो, जिसकी आ जाएगी अपन कहने लगेंगे इसी के पक्ष में तो बोल रहे थे भाई साहब, अपन यही तो आने वाले थे, तो हम भी समझ रहे थे वो तो यही आने वाले हैं। तो ये जो खामोशी है ये बड़ी दिलचस्प खामोशी है और ये मीडिया के लिए ज़रूर चुनौती बनती है क्योंकि ऐसे में जो प्री पोल सर्वे होते हैं या 30 नवंबर को जो एग्जिट पोल सामने आएंगे 2-3 दिन पहले मतगणना के, वो एक कहानी बताएंगे हमको। लेकिन इतना ज़रूर है कि मीडिया के लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि ना लहर दिखती है, ना कहीं कोई ऐसा चिढ़ या नाराज़गी का कोई
आपको गर्दो गुबार दिखता है, और ना ही ऐसा दिखता है कि किसी एक के पक्ष में बहुत ज़बरदस्त पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण है। चलिए आज इसी पर बात करेंगे, समझेंगे। एक दिन पहले लेकिन वोट करने बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मतदाता जाएं, ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है दीपावली की तरह, और इसमें अपना योगदान ज़रूर दें। जो मेहमान हमारे साथ हैं, चलिए सबसे पहले उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं स्टूडियो में हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी, बहुत स्वागत करता हूं। अब्बास हफीज़ साहब हैं, कांग्रेस के युवा नेता, मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं, और दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज चतुर्वेदी जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। लिखते हैं, लेखक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारे आयाम हैं उनके भीतर व्यक्तित्व में, और अच्छी बात है कि आपको अपनी इन पहचानों को भी बहुत जीवंतता से आगे रखना चाहिए। सबसे पहले दिनेश जी, मैं आप ही से समझना चाहूँगा, जो मंजर सूरत हाल है कि नेताओं में जोश, मतदाता खामोश। जी नहीं, आप देखिए, मतदाता की खामोशी को भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन जो नेताओं की रणनीति भी है ना, वो भी दो तरह की है। एक तो बहुत दहाड़ वाली हम देखते हैं, बहुत दहाड़ रहे हैं लोग, और एक बहुत खामोश है। और जो खामोश रणनीति है वो कई दिनों से चल रही है, कई महीनों से चल रही है। ऐसा नहीं है कि वो इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद ही चल रही है। आप अपने देखना, आधा पन्ना और जो अन्य राज्यों से लोग आए, भारतीय जनता पार्टी ने भेजे, कांग्रेस पार्टी में भी आपको नेताओं का बहुत शोर नहीं दिखा होगा, लेकिन वो भी अपना काम कर रहे थे। तो वोटर को भी आप क्या है कि आप कास्ट के हिसाब से वर्ग में मत बांटिए। इस बार जो वोटर है वो दो जेंडर उसके हिसाब से देखिए, आपकी एक महिला और एक पुरुष। जो वोटर का जो आप यदि पुरुष वोटर से बात करेंगे तो हो सकता है वो चेंज की बात करें, तो महिला वोटर से जब बात करेंगे तो हो सकता है उसकी आवाज़ कुछ अलग सुनाई दे। तो ये जो इलेक्शन है, आप किस तरह के वोटर के पास जा रहे हैं, तो उस तरह का रिएक्शन इसमें आपको देखने को मिलेगा। और वोटर खामोश नहीं होता, वो अपनी खामोशी में भी बहुत सारी चीज़ें कहता है। आप जब ग्राउंड पर होते हैं, आप उसे कैसे डिकोड करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। मेरे ख्याल से इस खामोशी को सबसे बेहतर तरीके से नेता समझते हैं और मीडिया भी समझता है। लेकिन पहला नंबर में फिर भी अगर आप मेरी व्यक्तिगत बात करें तो मैं कहूँगा पॉलिटिशियन ही समझता है सबसे बेहतर। लेकिन उसका कलेजा ज़बरदस्त है कि उसके बाद भी अगर उसके पक्ष में नहीं भी जाता है, तब भी वो मुस्कुराता है और कहता है कि भैया मैदान तो हम ही मार रहे हैं, हम ही आगे बढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। बहरहाल मनोज, आप किस तरह देखते हैं? आपने करीब 125 विधानसभा क्षेत्रों में आप पहुँचे हैं और आपने वहाँ तमाम चीज़ें देखी हैं। मतदाता में किस तरह का एक भाव देखा आपने? एक जोश देखा, एक आग देखी, या एक खामोशी अलग तरह की देखी? किस तरह का मंजर था? जी देखिए शरद जी, लगभग 1 साल पहले से हम लोग ने अपना कार्यक्रम शुरू किया था, तो धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आया। पहला एक जो चीज़ें थी कि खुलकर लोग कहते थे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ठीक काम कर रही, फिर एकदम से कांग्रेस का एक माहौल बना, फिर लाडली बहना आ गई, फिर भारतीय जनता पार्टी का माहौल बना, और फिर कांग्रेस का। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि मतदाता की जो खामोशी नहीं, बल्कि देखिए एक और बड़ी दिलचस्प बात है, जब नेता आपसे पूछने लगे कि भाई साहब होगा क्या, तो आप समझ लीजिए कि खामोशी तो हर जगह। आप कह रहे थे कि नेता को पता होता है, पर नेता भी शायद आपसे भी पूछे होंगे, मुझसे भी। मुझसे तो हर एक नेता ने पूछा, जिस भी मैं विधानसभा में गया हूँ, चाहे वो प्रत्याशी कांग्रेस का रहा हो, भारतीय जनता पार्टी का, भाई साहब क्या होने वाला। तो इसका मतलब ये है कि मतदाता धीरे धीरे कर खामोश हुआ, और धीरे धीरे जो खामोशी होती थी कि पिछली बार कांग्रेस ने एक नारा दिया था, वक्त है बदलाव का। इस बार कांग्रेस ने भी बड़े अलग तरह से, कोई नारा ऐसा नहीं दिया, लेकिन चीजें अलग तरह से काम की। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता, चाहे वो मोदी जी हों, अमित शाह जी हो, इनकी ऊपर सवार होकर एक तरह से कहा जाए तो उस तरह का कैंपेन चला है। तो बहुत अलग तरह का चुनाव है, और मैं तो यही कहूँगा कि जब आप और हम कल जब मतगणना हो रही होगी और मतदान का जब रिजल्ट आ रहा होगा, तो शायद यही देख रहे होंगे कि थोड़ी देर में वो आगे हो जाएगा, थोड़ी देर में वो पीछे हो जाएगा। तो मंजर ऐसा ही है जो मैंने देखा। आपने जो बात कही उस पर मुझे 2008 के इलेक्शन का शायद ये मंजर था। सुंदरलाल पटवा जी से बात हो रही थी, उस समय वो सक्रिय थे, मतलब शारीरिक रूप से उनकी अस्वस्थता थी, लेकिन उनसे हमने पूछा चुनाव को लेकर कि बहुत तरह तरह की बातें होती हैं, तो उन्होंने पंचतंत्र की एक कहानी का जिक्र किया। उन्होंने कहा एक ब्राह्मण अपने कंधे पे एक बछिया ले जा रहा था, 4 ठगों ने एक एक करके, वहाँ ठग थे, यहाँ ठग नहीं है। उन्होंने कहा अरे ये कहाँ बकरी ले जा रहे हैं पंडित जी आप? उन्होंने कहा बकरी है, मूर्ख हो, भगा दिया एक को। दूसरे को कहा, तीसरे को, सबने एक ही बात कही, तो उन्हें लगा कोई ब्रह्म राक्षस बैठा के ले जा रहा हूँ, फेंक के भाग गए। तो उन्होंने कहा ज़्यादा पूछना नहीं चाहिए लोगों से,
ज्यादा पता नहीं करना चाहिए, ना पत्रकारों से और न किसी और से, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो हम लोग पढ़ाई के समय सुनते थे मनोज की, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। जी आप किस तरह देखते हैं अब्बास हफीज साहब? बड़े आश्वस्त लग रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं बड़ी तल्लीनता से, कि किस तरह से देखते हैं आप? शरद जी 3.5 साल हो गए हैं चुनाव लड़ते हुए कमलनाथ जी के नेतृत्व में, ना बैठे हैं, ना थके हैं, ना हारे हैं, और लड़ते रहे हैं, क्योंकि जो मैंडेट को चुराया गया था उसको पुनः स्थापित करना लक्ष्य रहा। और एक ऐसे ऊर्जावान नेतृत्व के साथ हमने काम किया कि कहीं ना कहीं संतुष्टि है कि वाकई में चुनाव लड़ना सीखा भी और चुनाव कैसे लड़ा जाता है उसको देखा भी। हमारे नेता ने हर कठिनाई को पीछे छोड़ते हुए 114 सभाएं करी पिछले 1.5 महीने के अंदर, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और जो लोग कमलनाथ जी को जानते हैं उनके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से शायद बहुत भिन्न भी है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमने देखा कि जनता हो सकता है खामोश दिख रही हो, पर हम जब जनता से मिले तो खामोश नहीं है। जनता पूरी खुल के आश्वस्त कर चुकी है। हम संतुष्ट हैं हमारे प्रचार प्रसार के जो हमने माध्यम चुने, हमारी रणनीति पे जो हमने काम किया। और मध्य प्रदेश में जनता 2018 में परिवर्तन चाहती थी, उसने मैंडेट में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। 15 महीने का काम था, कमलनाथ जी का चेहरा था, एक बेदाग छवि थी जिसको लेकर हम मैदान में उतरे, और उस नेतृत्व के साथ जनता ने अपना आश्वासन दिया है। और संतुष्टि हमारे एक एक कार्यकर्ता में है कि वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। और एक मजबूत सरकार जो थी उसको 2018 में हमने बाहर किया था कमलनाथ जी के नेतृत्व में। और अब दोबारा हमारी जो योजनाएं हैं, हमारे जो मैनिफेस्टो के वचन पत्र के अकाउंटेबिलिटी के साथ वादे हैं, वो जनता प्रैक्टिकली अपने आप उसको एक्सेप्ट कर चुकी है। और जो लोग काम कर रहे थे उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी थी, वादे करना भी था और वादों के जवाब भी देने थे। तो कहीं ना कहीं एज रही और एक प्रचंड बहुमत की तरफ हम, क्योंकि हमने देखा है जो हमारे सर्वेज निजी हैं उनमें भी हमने देखा कि हमारी जो ग्रोथ हुई, जो हमारा बढ़त हुई उसमें वोट शेयर में, वो ऐसी थी जो निर्णायक है। आप आने वाले समय में देखेंगे, भरी मनोज जी ने इशारा किया हो कि बहुत आसपास रहेगा, लेकिन हम बहुत आश्वस्त हैं, हमें आने वाले समय में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, जनता इस बार कोई गलती नहीं करेगी। चलिए, बेस्ट विशेष। धन्यवाद। पंकज जी की तरफ मैं चलता हूँ। पंकज जी भी आश्वस्त दिख रहे हैं, चुनाव की थकान दिख रही है, लगातार मोर्चा संभाले रहे अलग अलग जगहों पर। बीजेपी कार्यालय में तो कहने वाले कहते थे कि बिल्कुल एक जिस तरह से खूंटा गाड़ दिया जाता है उस तरह से डटे रहे पंकज जी। और नींद ना होने का असर भी दिख रहा है चेहरे पर, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और अब विश्लेषण के ढेरों सिरे भी होते हैं। पंकज जी, बड़ी मेहनत होती है चुनाव में, आपकी पार्टी और आपने भी खूब मेहनत की है, किस तरह देखते हैं? अब्बास हफीज साहब ने अपनी बात कही, बारी आपकी। देखिए शरद जी, इस लोकतंत्र में जनता निर्णायक भी होती है और नायक भी होती है, और जनता के निर्णय से ही राजनीति के नायक तय होते हैं कि आप पॉलिटिकल हीरो हैं या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर मध्य प्रदेश में सौभाग्यशाली है कि 2003 से लेकर 4 अवसर ऐसे आए, 2003, 8, 13 और फिर 2020, जब भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी मिली। और 2023 में हम आश्वस्त हैं कि हमारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 173 रहा है 2003 का, और हम 150 सीटें आसानी से पार करके 173 को स्पर्श करने जा रहे हैं। और कारण स्पष्ट है शरद जी, जिस प्रकार बीमारू से विकसित तक की यात्रा इस मध्य प्रदेश ने बीजेपी के सेवा काल में तय की, जनता की कृपा जरूर मिलेगी। हर परिवार को रोजगार की बात, एमएसपी की बात करें, 2700 रुपये एमएसपी गेहूं का, 3100 धान का, 4000 रुपये तेंदुपत्ते की बात करें, 1.32 करोड़ लाडली बहना भी दिनेश जी बात कर रहे थे माताओं बहनों की, हर लाडली बहना को आवास की सुविधा, यानी मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोगों के लिए प्रत्येक परिवार के रोजगार की बात, बहन बेटियों के आवास की बात, मध्य प्रदेश के विकास और विस्तार की बात, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात। वो मध्य प्रदेश जिसकी औद्योगिक विकास दर शरद जी माइनस में हुआ करती थी, आज 24% की औद्योगिक विकास दर है। इसी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था हर किसान का कर्जा 2 दिन के भीतर 2 लाख तक कर्जा 10 दिन के भीतर माफ नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 3 साल के 3.5 साल के कार्यकाल में 2.25 लाख करोड़ का भुगतान अन्नदाताओं को किया है। हम गेहूं उपार्जन में नंबर 1 है, चना उपार्जन नंबर 1 है। तो जन सेवा की उपलब्धियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र जारी किया है, और हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प यानी पत्थर की लकीर के समान है। जो जो इसमें लिखा है, एक एक शब्द की पूर्ति का संकल्प भारतीय जनता पार्टी परिवार ने लिया है। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहा
कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। ये मोदी जी की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है, और बूथ पर शरद जी पूरी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जी मैंने दिनेश बहुत जी, लंबे समय बाद जी शरद जी देखा किसी भी जी राजनीतिक क्षेत्र में, जी कल भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री जी से लेकर केंद्रीय मंत्री और जो प्रवासी नेता आए जी थे, हाँ, जी हाँ, सबने मतदाता पर्ची का वितरण किया शरद जी। मैं भी उसमें सौभाग्यशाली बहुत था, शुभकामनाएं, जाकर काम किया। बहुत तो शुभकामनाएं। इस मतलब अब जी पूरी जी भारतीय जनता पार्टी का फोकस है हर मतदान केंद्र पर 51% जी मत भाजपा के पक्ष में। दिनेश जी, थोड़ा सा एक रिकॉल अगर हम करें तो सबसे पहले सूची लाकर बीजेपी ने चौंकाया प्रत्याशियों की बात करें, जबकि माना ही जा रहा था कांग्रेस लेकर आएगी। उसके बाद बीजेपी ने अपने केंद्रीय नेतृत्व कर्ता जो उनके लीडर्स हैं, भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जी, उनको जिम्मेदारी दी तमाम। फिर कांग्रेस थोड़ा सा पीछे रही इसमें बीजेपी से, लेकिन उसने भी अपने प्रवक्ताओं की फौज, सुप्रिया श्रीनेत, रागिनी नायक, फिर बाद में खुद सुरजेवाला जी बीते बीते करीब करीब 20-25 दिनों से। तो ये चुनाव केंद्रीय ताकत का भी चुनाव रहा दोनों पार्टियों के लिए। इसमें आप क्या देखते हैं, किसका पड़ला कैसा रहा, किस तरह की चीजें रही, और इसके क्या फायदे या क्या आपको लगता है कि चैलेंजेस भी हैं? जी देखिए, मध्य प्रदेश में आप पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे थे। आप जो भी वादे कर रही थी पार्टी, वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर वादे कर रही थी। जब एक तरफ से आप इतना बड़ा चेहरा होगा जो देश की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है, जो वोटों को खींच सकता है, तो उसके मुकाबले में निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को तो अपनी टीम उतारनी थी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर हमने अंतर्विरोध देखे, वो हमने कभी नहीं देखे थे। ये तो कांग्रेस का था कि कांग्रेस में तो कपड़ा फाड़ राजनीति के बिना तो कोई चुनाव होता ही नहीं है, तो उस पर कांग्रेस में आश्चर्य नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब हम देखते हैं कि लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, दल बदल कर रहे हैं, लोगों का गुस्सा है, तो वो आश्चर्यजनक होता है घटनाक्रम। लेकिन यदि हम आप देखें कि धीरे धीरे जो टीम उतारी भारतीय जनता पार्टी ने, यदि वो उस असंतोष को काबू करने में सफल हो गई है, तो उसकी बहुत सारी परेशानियां मैदान में ख़त्म हो गई, उसके वोटर तक पहुंचने का रास्ता ख़त्म हो गया। फिर जो आप कांग्रेस पार्टी देखेंगे कि उन्होंने तो, आप ये लगता था केवल कमलनाथ का चुनाव है, दिग्विजय सिंह जी तो आपको लगभग पूरे चुनाव में आप देखोगे कहीं परिदृश्य पर दिखते ही नहीं थे। वो मैदान में भले ही मीटिंग कर रहे हों, लोगों से मिल रहे हों, लेकिन जिस तरह से स्क्रीन पर आप भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखते थे, उसमें कांग्रेस में तो अकेले एक नेता लगते थे कि केवल कमलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी कोई है ही नहीं। तो ये भी एक ऐसा लगता है कि एक रिक्तता जो होती ना राजनीति में, कहीं ना कहीं कोई खालीपन है कि सामने कोई है कि नहीं, या कांग्रेस पार्टी ने पूरा मैदान खाली छोड़ दिया। ये इस तरह का भी मैसेज था जिसको आखिर तक कांग्रेस पार्टी उसको पूरा नहीं कर पाई, कि जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग आक्रामक चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस कैसे इसका मुकाबला करे। आप उसका इवन आप देखिए ना कि उसका जो वचन पत्र है, बहुत अच्छा वचन पत्र है, यदि आप कंपेयर करेंगे तो लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा है। लेकिन जिस तरह से लाडली लक्ष्मी की ब्रांडिंग हुई थी, उसके मुकाबले में नारी सम्मान योजना की ब्रांडिंग कहाँ हुई, जबकि आप ज़्यादा अमाउंट दे रहे हैं। आपके जो कैंडिडेट हैं वो कितनी बात वहाँ तक पहुँचा पाए, कांग्रेस पार्टी उस बात को नहीं पहुँचा पाई कि वो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा पैसा देगी। यदि आप फ्री बीज पर ही जाएंगे तो हम ज़्यादा मुफ्त में देंगे। तो ये उसकी स्ट्रेटजी की कमी है कि उसके पास जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं, वैसे कांग्रेस के पास रणनीतिकारों की कमी है। देखिए, कर्नाटक की टीम मध्य प्रदेश में सफल हो जाए ये जरूरी नहीं होता, हर जगह का टेम्परामेंट अलग होता है, और मध्य प्रदेश तो विविधता वाला राज्य है। यदि आप भिंड के नतीजे देखोगे तो चंबल से मेल नहीं खाते। तो जब आपको इस तरह की राजनीति समझने वाला आदमी हो तो वो मध्य प्रदेश में सफल हो सकता है, अन्यथा उसके लिए तो फिर ये मध्य प्रदेश तो एक चुनौतीपूर्ण राज्य है। और एक चीज़ और हमने फील की कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ कोई बहुत ऐसे अट्रैक्टिव नारे नहीं गढ़ पाई। जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस ने उस समय की बीजेपी सरकार के चीफ मिनिस्टर को लेकर एक अटैक किया, या एक नारा, हालांकि माना ही गया कि राजू कानूगोलू साहब जो हैं जिन्होंने वहाँ कैंपेन डिज़ाइन किया, वही टीम यहाँ भी है। और ऐसा ही बीजेपी की तरफ से रहा कि उसके भी नारों की अगर आप बात करें या स्लोगन्स की या तमाम चीज़ों की बात करें तो दोनों ही, हाँ, लेकिन यह आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि बीजेपी ने अपनी स्कीम्स को जनता में पहुंचाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, जबकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ये एक बहुत दिनेश जी ने इंपॉर्टेंट बात कही है कि कांग्रेस ने शायद इस तरफ कम तवज्जो रखी कि वो ज़्यादा पैसे दे रही है नारी सम्मान योजना में, लेकिन उसकी बात में रुचि नहीं ली उनके अपने ही नेताओं ने, या जो भी उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था तो वो जाने। मनोज,
ये चुनाव, एक बड़े नेता से हमारी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि ये चुनाव तय करेंगे बागी, निर्दलीय और समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी, जिसको ना मीडिया रैंक करके चल रहा है। बोले वो बहुत बड़ी वोट कटवा पार्टी है और इस चुनाव में अनेक सीटों पर बीएसपी, सपा ग्वालियर चंबल में, कुछ जगह विंध्य में, और आम आदमी पार्टी पूरे एमपी में, और एआईएमआईएम भी कुछ जगह, ये एक संतुलन बिगाड़ने वाली भूमिका निभाएंगे। किसके पक्ष में, किसके खिलाफ, 3 दिसंबर बताएगा। निश्चित रूप से। और आप देखिए, इस बात को मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी समझ भी गई और इसीलिए अमित शाह ने मंच से बोला कि आपको सपा और बसपा को सपोर्ट करना है। सपोर्ट का मतलब मदद करना है। यदि आप वहां मदद करेंगे तो वो वोट कांग्रेस का कटेगा, ऐसा शायद उनकी रणनीति का हिस्सा होगा। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पार्टियां भी समझ रही, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तो इस बात को समझ रही थी और कांग्रेस भी उसी रणनीति पर अपने कैंडिडेट को आगे बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ी। तो इस बार निश्चित रूप से सपा बसपा, खासकर चंबल ग्वालियर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहां इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कुछ सीटों में इजाफा होगा और बिंद की तरफ भी आप जाएंगे तो एक अलग तरह का परिवर्तन वहां देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां बीजेपी पिछड़ेगी या कांग्रेस आगे आएगी, लेकिन एक अलग तरह का परिवर्तन, यानी जिसे सेंध लगाना कहते हैं, वो निश्चित रूप से दिखाई देगा। और इसीलिए शरद जी देखिए, बहुत अलग तरह का चुनाव है ये। इसमें सभी ने अपनी बातें तो रखी है, लेकिन कौन अब महत्वपूर्ण बूथ वाली जो लड़ाई है वो क्या बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो उतना सक्रिय, थोड़ा सा कम सक्रिय दिखाई दे रहा है। यदि वो आज 1-2 दिन में सक्रिय हो जाएगा तो फिर थोड़ी सी मुश्किल। लेकिन बूथ की लड़ाई में कांग्रेस ने भी खूब तैयारी की और बीजेपी के मॉडल को पूरी तरह फॉलो किया है। कि कमलनाथ जी ये मानते रहे शायद कि 2018 के चुनाव में जो कुछ जगह अपेक्षित नतीजे कांग्रेस को नहीं मिले, उसकी एक बड़ी वजह ये थी। अब अभी तक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही दिनेश जी ने, और दिनेश जी ने कहा कि कुछ जगह आप अपनी ही अच्छी योजनाओं की ब्रांडिंग नहीं कर पाए। आपका वचन पत्र बहुत अच्छा है, लेकिन आप अभी भी उस कसक से बाहर नहीं निकले हैं कि सरकार गिरा दी, सरकार गिरा दी, क्या तक गलती की हमने, क्या ये कुछ एक नॉस्टैल्जिया था, अतीत की एक ऐसी पीड़ा थी जिसको आपके तमाम बड़े नेता निकाल नहीं पाए मन से? दिनेश जी एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनका विश्लेषण है और सराखों पर है। लेकिन नारी सम्मान योजना की अगर बात की जाए तो शरद जी, हमने हर विधानसभा में 70 से 80 हज़ार फॉर्म भरने में सफलता हासिल करी। थोड़ा संक्षेप में रहिएगा, वक्त कम है। और उसके बाद हमारी योजनाएं थी वो हमारे हिसाब से, हमारी रणनीति के हिसाब से जन जन तक पहुंची हैं और हमारा वचन पत्र भी ज़्यादा क्रेडिबल माना गया है कमलनाथ जी के फेस के साथ। जाहिर सी बात है, क्या कब कहाँ क्या जिक्र करना है और क्या किस योजना का कितना रीच रही है, ये मतदान के बाद समझ में आता है। और हम आश्वस्त हैं कि हमारी योजनाएं पहुंची हैं जनता तक, और उन योजनाओं को अगर हमें समय मिलेगा तो बता भी सकता था, लेकिन क्योंकि आपने संक्षिप्त बात कही है तो मैं अपनी बात को पूरी करता हूं। पंकज जी, आपके साथ चुनौती ये महसूस की गई कि आप एक तो लाडली बहना पर बहुत निर्भर मान लिए गए, मैं नहीं कहता पार्टी कितना उस पर तय है, दूसरा रूलिंग पार्टी होने की वजह से एक दबाव भी ले लिया बीजेपी ने शायद कि नहीं, हमारे विरुद्ध कहीं ना कहीं छोटे स्तर पर ही सही एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई एलिमेंट, या प्रत्याशियों को लेकर तो एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। ये दबाव आपको आपकी योजनाओं के इर्द गिर्द सीमित कर गया, ऐसा भी ऑब्जर्वर मानते हैं। शरद जी, भारतीय जनता पार्टी दबाव में काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी तो प्रभाव के साथ काम करती है, प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास करती है। तो दबाव और भारतीय जनता पार्टी से प्रभाव, और भारतीय जनता पार्टी और जनता की कृपा है कि भारतीय जनता पार्टी जनसेवा के प्रभाव छोड़ने में हमेशा सफल। इसीलिए हमने कहा कि बहुत स्पष्ट संदेश है, मोदी की गारंटी, भाजपा का विश्वास, कमल की विजय, कमलनाथ जी की पराजय, इस लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। चलिए बहुत शुक्रिया करता हूं पंकज जी आपका, बहुत धन्यवाद करता हूं मनोज जी आपका, बहुत शुक्रिया अब्बास अभी साहब, बहुत शुक्रिया दिनेश गुप्ता जी। तो तैयार रहिए चुनावी रण में अपने वोट रूपी बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन, योगदान के लिए। और शुक्रवार का दिन कोशिश करिए जल्दी जाकर सबसे पहले मतदान, फिर जलपान। ये जो नारा है बड़ा खूबसूरत नारा है, तो इस नारे को चरितार्थ करिए और सबसे पहले जाकर वोट डालिए। उसके बाद दिन के अपने तमाम वो काम जो हैं, जो ज़रूरी हैं, बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है शुक्रवार के दिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मतदान। आगे देखिए हमारा छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव बुलेटिन, मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।